नमस्कार, मैं शीला रानी वर्मा शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर सिद्धपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने गद्य की विधाओं के बारे में देखा था और विधाएं अब जितनी थी हम लोगों ने उसका अध्ययन कर लिया है। अपेक्षा है आप उसको कॉपी पर नोट कर चुके होंगे। आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे क्योंकि अनिवार्य होता है संस्कृत हिंदी के साथ। आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा तो आपको कुछ चैप्टर संस्कृत के भी पढ़ने पड़े होंगे, कुछ ग्रामर भी आपने पढ़ा होगा। वैसे ही 9, 10, 11, 12 में भी आपको हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तो हम अभी संस्कृत को थोड़ा देख लेते हैं। संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग, तो पहले उसमें संधि के बारे में देखेंगे। संधि को पढ़ने से पहले हमको नीचे तक जाना पड़ेगा। जो आप जानते हैं एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्ण, वर्ण माने अक्षर, अक्षर मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो अखंड ध्वनि निकलती है, जिसके टुकड़े न किए जा सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है पहले देखेंगे। स्वर जिसको बोलने में, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े, जो स्वयं गले से बाहर निकले, वह स्वर है। और व्यंजन जिसमें हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आप ये समझ लीजिए कि व्यंजन 2 चीज़ों का मेल होता है, 2 या कई चीज़ों के मेल होते हैं, तब व्यंजन तैयार होता है। आप घर में भी कहते हैं आज बढ़िया व्यंजन बन रहा है। मान लीजिए कि आपके घर पकवान बनता है तो बाहर तक पता चलता है कि आज बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहा है। तो व्यंजन का मतलब उसमें कोई चीज़ मिला हो। इस तरह से भी समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, चावल को भुना लिया और उसको खा रहे हैं, तब आप ये नहीं कह सकते कि हम व्यंजन बन गया और खा रहे हैं। उसी चावल को यदि पानी के साथ मिला करके पूरी तरह पका लेते हैं तो हम उसको व्यंजन कह सकते हैं। तब वो पुलाव तैयार हो जाता है और आप उसको बढ़िया व्यंजन में सम्मिलित कर लेते हैं। उसी प्रकार वर्ण जो है व्यंजन, उसमें स्वर भली प्रकार से मिल जाता है, बिना स्वर के व्यंजन नहीं होता। अब हम देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ये सब आप जानते होंगे, लेकिन एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। छोटा जो है जैसे अ, ई, उ, री, और बड़ा क्या है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको हम दीर्घ कहते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार के स्वर हो गए। और व्यंजन वर्ण, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, पहला जो कहते हैं स्पर्श, उसको बोलने में मुंह के किसी न किसी भाग को जोर लगाना पड़ता है, उसका सहारा लेना पड़ता है, इसलिए वह स्पर्श। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। और दूसरा क्या है, उष्ण, हवा की ऊष्मा निकलती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। इसमें आपको श, स, स, ह ये वर्ण आते हैं। अंतस्थ, अंत में य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण है। और अंतिम क्या है, संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के योग से बनता है, इसको हम कहते हैं छत्र ज्ञ। तो इस प्रकार आप जान गए, दोहरा लिए कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्ण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। तो आगे हम अब संस्कृत की तरफ बढ़ते हैं। क्या संस्कृत में क्या है कि हमको सबसे पहले माहेश्वर सूत्र जानना पड़ता है। माहेश्वर सूत्र से ही संस्कृत ग्रामर का निर्माण हुआ है। अब माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर माने शिव जी, शंकर जी। तो महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की है। उन्होंने शिव जी की तपस्या की, उपासना की, उनकी पूजा की। शंकर जी प्रसन्न होकर के अपने डमरू को 14 बार उन्होंने बजाया। उस 14 बार में जो ध्वनि निकली 14, उसको महर्षि पाणिनि ने सूत्रों में बांध दिया। वही 14 सूत्र
माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। माहेश्वर सूत्र जानना इसलिए आवश्यक है कि उससे हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। प्रत्याहार बनाएंगे तो हम संधि का सूत्र बनाएंगे, संधि के सूत्र के आधार पर उसकी परिभाषा बनाएंगे, और परिभाषा अगर आपको संधि की आती है तो आपको संधि का नियम आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्र को देखते हैं, वो 14 ध्वनि क्या निकली। तो अभी दोहरा लेते हैं, देखते हैं। अ इ उ ऋ ऋ क ए ओ अंग अय च हय वरट लण इय मंगलम झ भैय घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ त च ट त व क प य स स स र ह। ये आप 6, 7, 8 के संस्कृत सब्जेक्ट में हो सकता है याद किए ही होंगे, क्योंकि वह संस्कृत पढ़ रहे थे आप, और ये भी 9, 10th में आप संस्कृत पढ़ेंगे अनिवार्य रूप से, जो संस्कृत आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसका जानना जरूरी है। अब इसको हम लोग एक बार लिख कर देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रत्याहार बनाना देखते हैं कैसे प्रत्याहार बनता है। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्र आप जान गए हैं क्या है। महर्षि पाणिनि ने इसको सूत्र में बांधा है। देखते हैं क्या है। अ इ उ ऋ ऋ क ए ओ अंग अय च हय वरट लण इय मंगलम झ भैय घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ त च ट त व क प य स स र ह। ये सूत्र बनाए। इसी सूत्र के आधार पर प्रत्याहार बनाया गया, और प्रत्याहार जो है उससे हम क्या बनाएंगे, संधि का सूत्र बनाएंगे, और सूत्र के आधार पर संधि की परिभाषा का निर्माण करेंगे। संधि की परिभाषा हमको आ गई तो संधि का नियम आ गया, और फिर आप सरलता पूर्वक संधि को कर लेंगे। हमको केवल स्वर संधि पढ़ना है। संधि 3 प्रकार के होते हैं वैसे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन हिंदी में जो संस्कृत है वह केवल स्वर संधि पढ़ना है। उसको देखेंगे कि कितने हैं। तो माहेश्वर सूत्र आपने देखा, और इससे अब हम क्या करेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे। 2-4 प्रत्याहार बनाकर आपको मैं बताती हूँ, उसके बाद आप घर में अभ्यास करेंगे। इसके आधार पर प्रत्याहार बनता है। देखते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार जैसे प्रत्याहार का नाम है, जैसे अक और ये प्रत्याहार, ठीक है। तो अक, इसको आप हलंत, ये सब तो आपको आता होगा, फिर से बता देती हूँ, सब पर हलंत लगा है। तो संस्कृत में 2-4 चीजों का बस ध्यान रखना होता है, नहीं तो हिंदी ही है, देख रहे हैं हिंदी जैसा ही लिखा है। तो एक तो आपको हलंत, ये हलंत जिस भी वर्ण के नीचे होगा वह अक्षर आधा होता है, आधा पढ़ा जाता है। अब क को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और क को ऐसे भी। तो हलंत क्या करता है, अक्षर को आधा करता है, अर्थात उसमें स्वर नहीं होता है। तो हलंत, और एक आप जानते हैं अनुस्वार। अनुस्वार अक्षर के ऊपर बिंदु आप देखते होंगे, उसका उच्चारण म, उसको अनुस्वार कहते हैं। और बगल में बिंदी, शब्द के अंत के वर्ण में विसर्ग लगता है, तो विसर्ग 2 बिंदु होता है, उसको विसर्ग कहते हैं, उसका उच्चारण हम ह के रूप में करते हैं। और तीसरी बात आप देखते होंगे कि अवग्रह, ऐसे अवग्रह इसको कहते हैं, इसका उच्चारण अ होता है। और बाकी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, ञ, ण, न, ये क्या हो गए, अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो हलंत लगा है इस पर। अब हम अ से शुरू करेंगे और क तक जाएंगे। बीच के जितने वर्ण होंगे वह अक प्रत्याहार के वर्ण होंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना होता है कि हलंत वाले वर्ण जब बीच में भी आ जाए और क तक आप नहीं पहुंचे हैं तो आप क्या करेंगे, उस हलंत वाले वर्ण को छोड़ते जाएंगे। अ से क तक जाएंगे इस सूत्र के आधार पर, और बीच के जो हलंत वाले वर्ण होंगे उनको उस श्रेणी में नहीं लाएंगे, हटा देंगे। बनाकर देखते हैं। तो हम देखते हैं अब प्रत्याहार अ, ई, उ, अब हलंत का आ गया, इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे।
अब हम लिखेंगे री और लिखेंगे ली। अब क्या आ गया, आपका आ गया क, अ से क तक जाना है तो अ ई उ री री अब प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं। क तक जाएंगे, क हलंत वाला है इसलिए उसको छोड़ देंगे, र हलंत का है इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो अब प्रत्याहार बनाना है तो क्या बना दिए, अ ई उ री ली। अब दूसरा बनाकर देख लेते हैं, जैसे इक भी देख लेते हैं, इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार में कहाँ से शुरू करेंगे, ई से शुरू करेंगे, इसके बीच वह क तक जाएंगे, जो अक्षर आएंगे वह क्या कहलाएंगे, इक प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए अ ई उ, आपको कहाँ तक जाना है, क तक, री और ली। क को छोड़ देना है एक प्रत्याहार में, ई से जाएंगे तो अ नहीं होगा, ई उ री ली, और इसमें अ ई उ री ली। मान लीजिए एच बनाना है आपको, एक और देख लीजिए, एच प्रत्याहार बनाना है तो हम ए के पास जाएंगे, यहाँ लिखा है तो आप ए से च तक जाएंगे, च यहाँ है तो इसका मतलब होगा इसमें ए अ। च हलंत का है तो छोड़ देंगे। और ऐसी को अगर एच बनाना है, एच प्रत्याहार बनाना है तो वहां से शुरू करेंगे, इसमें आ जाएगा ए ओ, और देखिए अब छोड़ देंगे अंग को, हलंत वाला है ए अ, और च हलंत वाला है इसको छोड़ देंगे। तो एच में क्या आ गया, ए ओ ए अ। अब एक आध और देख लीजिए, यण को देख लेते हैं। अब य से शुरू करना होगा हमको और ल तक जाना होगा। अब इसमें य देखेंगे कहाँ है, ये है ना, तो यहाँ से शुरू करके और ल तक जाएंगे तो य हो जाएगा, य के बाद व हो जाएगा, र हो जाएगा, और ये हलंत से युक्त है तो ट को छोड़ देना है। अब ल हो जाएगा, ड़ आप पहुंच गए हैं, वो हलंत वाला है उसको छोड़ देना है। आपका बन गया यण प्रत्याहार में य व र ल वर्ण आएंगे। तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर पूरा महर्षि पाणिनि संस्कृत का व्याकरण लिखना यही उसका आधार है, यह उसकी नींव है। आपको इस नींव का आना बहुत जरूरी है। आप इसको तैयार करेंगे, आता है फिर भी तैयार करेंगे, क्योंकि जितनी बार इसी चीज को आप दोहराएंगे वह आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा। अब हम लोग इसके आधार पर संधि पढ़ना शुरू करेंगे। पहले ये जानेंगे कि संधि क्या है। संधि मेल को कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, चाहे वो नदियों का मेल हो तब भी आप कह सकते हैं दो नदियों की संधि, एक राजा दूसरे राजा के साथ संधि करेगा, मेल करेगा तब भी वह संधि। यहाँ हम लोग क्योंकि वर्णों की बात कर रहे हैं तो यहाँ वर्णों के, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो स्वर वर्ण आपस में मिलते, क्योंकि आपको स्वर संधि पढ़ना है तो केवल आपको स्वर वर्ण अर्थात मात्रा को ही मिलाना है और अलग करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। स्वर संधि पढ़ेंगे तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। इन्हीं पांचों पर हम लोग विचार करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग संधि को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। और हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।